मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग आसमान से नीचे गिर रहे हैं और इन्हीं लोगों में हमारा हीरो डेविन भी होता है, जो एक तालाब में गिरता है। तालाब से बाहर निकालने के बाद वह देखता है कि उसके कुछ दोस्त मर गए हैं और कुछ दोस्त घायल हो गए हैं। फिर सीन 28 साल पहले 2022 दिसंबर का दिखाया जाता है और यहाँ पर डेविन के घर क्रिसमस पार्टी हो रही है। डेविन एक जीव वैज्ञानिक है, लेकिन इन दोनों उसे एक टीचर की जॉब करनी पड़ रही है। डेविन का सपना था कि वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने और एक अच्छी लैब में काम करे। डेविन की वाइफ का नाम सूजी था और उनकी एक बेटी भी थी और डेविन को एक लैब में काम मिलने वाला था, जिसे लेकर डेविन बहुत खुश था। लेकिन उसके पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी जगह लैब में किसी और को रख लिया है, जिसकी वजह से डेविन बहुत उदास हो जाता है और घर आकर वह अपनी बेटी के साथ टीवी में फुटबॉल मैच देखने लगता है और डेविन की वाइफ उसे समझाने लगती है। टीवी में ही फुटबॉल मैच के मैदान में एक अजीब घटना होती है, जहां पर बहुत तेज बिजली चमकती है और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे सोल्जर आसमान से आते हैं। यह देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। फिर इन सोल्जर में से एक लेडी आगे आता है और बोलती है कि हम अपने पास्ट में 30 साल पहले आए हैं, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि फ्यूचर में बहुत बड़ी जंग छिड़ी है और यह ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों के अंदर पृथ्वी से इंसानों का नाम और निशाने खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने सरकार को विश्वास दिलाया कि हम फ्यूचर से आए हैं। फिर पूरी दुनिया एकजुट हो गई और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। फ्यूचर वाले लोग अपने साथ बहुत सारे आधुनिक उपकरण लाए थे, जिससे कि वह लोगों को अपने साथ फ्यूचर में ले जा सके। हर हफ्ते कई सैनिक उनके साथ जाया करते और उनमें से कुछ ही लोग बच के आते। फिर दुनिया में सवाल उठने लगे कि आखिर वह किन लोगों से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को पता था। ऐसे बहुत टाइम तक चलता रहा। फ्यूचर में केवल 5 लाख लोगों की संख्या ही बच पाई थी और अब प्रेजेंट में सैनिक भी खत्म हो रहे थे, इसलिए आम जनता को इस जंग में भेजना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते 1 साल और बीत गया, लेकिन भविष्य से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। प्रेजेंट के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब 30 साल बाद दुनिया से इंसान खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ डेविन को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। उसकी बेटी को दौरा पड़ता है, लेकिन वह अपनी बेटी को अच्छे से संभाल लेता है। फिर डेविन जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो बच्चे स्टोरी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 30 साल बाद तो वैसे ही दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन उनमें से एक लड़के को वोल्कानों पर रिसर्च करना बहुत पसंद था। तभी डेविन पर एक कॉल आती है सरकार की तरफ से। वह डेविन को एक जॉब पर रखना चाहते हैं। डेविन को पता था कि वह लैब में जॉब करेगा, लेकिन सरकार आम नागरिक से झूठ बोलकर उन्हें फ्यूचर में भेजने का काम कर रही थी, क्योंकि सरकार भी यही सोच रही थी कि वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसलिए अच्छा होगा कि फ्यूचर में जाकर लड़ा जाए। फिर डेविन को वह लोग अपने ऑफिस में बुलाते हैं और डेविन के हाथ पर एक डिवाइस लगाते हैं। वह लोग उसे फ्यूचर में भेज रहे हैं। अगर डेविन बच गया तो 1 हफ्ते बाद उसे बुला लिया जाएगा। उस डिवाइस के द्वारा डेविन फ्यूचर में जाएगा और अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो वह लोग उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। और जब यह बात डेविन को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वह अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता है। वह सारी बात अपनी वाइफ सूजी को बताता है। सूजी उसे भगाने के लिए बोलती है, लेकिन डेविन जानता है कि इससे कोई फायदा नहीं है। सूजी इसलिए बहुत ज्यादा डर रही है, क्योंकि वह एक डॉक्टर है और जो लोग उस जंग से वापस लौट कर आए हैं, तो वह जानती है कि वो लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। सूजी डेविन से कहती है कि जैसे तैसे करके हमें यह डिवाइस तुम्हारे हाथ से निकलना होगा, तभी हम यहाँ से बहुत दूर भाग सकते हैं और तुम अपने पापा के पास जाओ, वह इस डिवाइस को निकालने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। डेविन अपने पापा के पास जाता है।
पहले तो डेविन के पापा को लगता है कि सरकार ने उसे जासूस बनाकर भेजा है, लेकिन डेविन उन्हें समझाता है और उनसे डिवाइस निकालने के लिए बोलता है। डेविन के पापा चेक करके उसे 2 हफ्तों का टाइम बताते हैं, लेकिन डेविन के पास इतना टाइम नहीं होता और वह यहाँ से चला जाता है। जंग पर जाने से एक दिन पहले वह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और अब डेविन और उसके साथ बाकी लोगों की कुछ दिन ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उन्हें फ्यूचर में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर डेविन की मुलाकात एक साइंटिस्ट चार्ली और एक फाइटर रोम से होती है। चार्ली बताता है कि रोम जंग में तीसरी बार जा रहा है और यह पहले ही बंदा ऐसा है जो तीसरी बार जंग में जा रहा है। फिर अब यहाँ पर कुछ दिनों तक इन लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे लड़ना है, मतलब इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में एक पर्सन उनसे पूछता है कि हम उस टाइम में जाकर के उन लोगों को क्यों नहीं मार देते जब वह पहली बार अटैक कर रहे थे। तो यहाँ पर वह लेडी इनको समझती है कि टाइम ट्रेवल करना ऐसे मुमकिन नहीं है, हमें टाइम ट्रेवल बस 30 सालों का ही टाइम देता है, मतलब कि हम या तो 30 साल टाइम में आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी यहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है और इन लोगों को जल्दी से कहा जाता है कि तुम्हें जल्दी ही तैयारी करनी होगी क्योंकि तुम अभी टाइम ट्रेवल करके आगे जाने वाले हो 30 साल। डेविन इस लेडी से पूछता है जिसका नाम हार्ट है कि अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ, हम पहले ही क्यों आगे जा रहे हैं। तो फिर वह लेडी कहती है कि फ्यूचर में हमारा एक ही लैब बचा हुआ है, अगर वह डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर हमारा कोई भी चांस नहीं बचेगा जंग में जीतने का। अब इन सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और इनका टाइम ट्रेवल करवाया जाता है एक तेज रोशनी के साथ। फिर हम देखते हैं कि यह वही सीन है जो कि हमने स्टार्ट में देखा था, जहां पर सभी लोग आसमान से नीचे गिर रहे थे, लेकिन हमें यहां पर यह भी पता चलता है कि कोऑर्डिनेट्स गलत होने की वजह से यह लोग कहीं दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इनको यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर के नहीं बल्कि कहीं और जाना था, इसलिए कुछ लोग मारे गए और कुछ पानी में गिरे नीचे जाकर के, जिस वजह से उनकी जान बच गई। पानी में गिरने वाला एक हमारा हीरो भी था जिस वजह से वह बच गया और यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं इस सब की वजह से, क्योंकि सभी नीचे जमीन पर गिरे और मारे गए। और अब डेविन और उसके दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। बचे हुए लोग देखते हैं कि पूरा शहर तहस-नहस हो चुका है। तभी यहाँ पर इन लोगों से एक करनाल कांटेक्ट करती है। वह इन लोगों से कहती है कि तुम्हें पास ही की एक जगह पर जाकर के कुछ सामान लेना होगा क्योंकि वह सामान बहुत जरूरी है। और करनाल यह बात जानती थी कि डेविन को मिलिट्री एक्सपीरियंस है, इसलिए वह डेविन को उन सब लोगों को लीड करने को बोलती है। अभी तक इन लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि इनका सामना किस होने वाला है। जब यह लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं तब यहाँ पर इनको पता चलता है कि इनका सामना खतरनाक एलियन से है। इन एलियन पर गोलियों का तो कुछ असर होता भी नहीं है, बस गले पर एक कमजोर जगह है जहाँ पर मारने से वह एलियन मर जाते हैं। अब यह लोग पहुँचते हैं उसे लैब में जहाँ से इनको सामान लेना था। यह अपने सामानों को उठाते हैं, मतलब कि जो भी सैंपल इन्हें लेने थे वो सामान उठाते हैं और बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर छिपा हुआ एक एलियन इन लोगों पर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से डेविन के कुछ साथी मारे जाते हैं। डेविन को खबर मिलती है कि इस शहर पर जल्द ही मिलिट्री वाले बमबारी करने वाले हैं, इसीलिए उनसे जल्दी से यहाँ से निकलने को कहा जाता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बम गिराए जाते हैं और धमाके की वजह से डेविन बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो फिर वह देखता है कि वह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा धमाके की वजह से बेहोश हो गया था। अब डेविन और उसका साथी जब बाहर जाकर के देखते हैं तो फिर इनको पता चलता है कि यह आखिरी बचा हुआ मिलिट्री बेस है और अब इनको यहीं पर रहना है। डेविन यहाँ पर रोम मिलता है और रोम उससे गुस्सा होता है। तू बोलता है
कि जब सब लैब में गए थे तो फिर मैं वहाँ पर तुम सभी को कहा था कि वहाँ से भागो, लेकिन तुमने कुछ लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। अगर वहाँ से हम लोग टाइम से भेज होते तो फिर आज बहुत सारे लोग हम जिंदा होते। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। डेविन अब कर्नल से मिलता है। डेविन जब कर्नल से मिलता है तो फिर कर्नल उसको शाबाशी देती है। वह कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह कर्नल कोई और नहीं बल्कि डेविन की बेटी ही है। और यह बात डेविन को भी पता चल जाती है और वह यहाँ पर अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी बात से उसकी बेटी नाराज है। वह कहती है कि हमने तुम्हें पास्ट में भुला दिया है और मैं आप लोगों को बता दूं कि डेविन की बेटी एक साइंटिस्ट है। जिसे सुनकर डेविन अपनी बेटी पर गर्व करता है। डेविन की बेटी उसको इन एलियन के बारे में जानकारी देती है। वह बताती है कि अब तक उन्होंने जिन भी एलियन को मारा है वह सभी नर थे और हाल ही में उन्हें पता चला है कि जो मादा है वह जमीन के नीचे रहती है। अगर इन्होंने उसको मार दिया तो शायद यह सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब कि यह लोग जंग जीत जाए, क्योंकि वह मादा ही इन एलियंस को कंट्रोल कर रही है। वह कहती है कि हमें इन एलियंस के बारे में सारी जानकारी होनी जरूरी है और यह एलियन आम हथियारों से नहीं मारते, इसीलिए हमें इनको करने के लिए कुछ और ढूंढना होगा जिससे यह आसानी से मार सके। वह काफी टाइम से इस काम में लगी हुई थी, लेकिन कभी उसको मादा एलियन का ब्लड सैंपल नहीं मिला जिस पर वो रिसर्च कर सके। अब तभी उनको एक मिशन मिल जाता है और यह लोग हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाते हैं। डेविन की बेटी उसको बताती है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। कुछ साल पहले यह एलियंस जमीन से बाहर आने लगे और किसी को भी पता नहीं चला यह कहां से आ रहे थे, और कुछ ही सालों में इन एलियंस ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। टेबल उससे पूछता है कि जब मैं मारा था तो फिर तब क्या हुआ था। इस पर उसकी बेटी कहती है कि मुझे इस सब के बारे में ना पूछो। अब यह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मादा एलियन रहती है। कुछ लोग नीचे जमीन में जाकर के उसे एलियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उसको शायद पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी वह बहुत तेज चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर के यहाँ पर बहुत सारे नर एलायंस आने लगते हैं। वह लोग एक हेलीकॉप्टर में बांधकर उसे मादा एलियन को ले जा रहे होते हैं। उसे सभी न एलियन उन पर अटैक कर देते हैं और इसी सब की वजह से डेविन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और डेविन और उसकी बेटी एक समुद्र के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। वैसे यह दोनों एकदम ठीक है। कर्नल हेल्प मंगवाती है ताकि इन लोगों को यहाँ से ले जाया जा सके। फिर वह अपने पापा से बोलती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तो उसका पापा डेविन कहता है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। यह सुनकर उसकी बेटी इमोशन हो जाती है और डेविन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। डेविन के बेटी कहती है कि जब आप पास्ट में वापस गए थे तो आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिला, जिस वजह से आपने मुझे और मोम को अकेला छोड़ दिया और डिप्रेस रहने लगे। ऐसे ही एक दिन आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए। यह सब सुनकर डेविन हैरान रह जाता है और कहता है कि बेटा मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वह शायद कोई और होगा। और तभी यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। यह लोग साथ में मादा एलियन को भी ले आए थे और लैब में लाकर के डेविन और उसकी बेटी उसे मादा एलियन की डीएनए पर रिसर्च करने लगते हैं। इस सब में बहुत टाइम जाने वाला था, लेकिन इन्हें बस एलियंस की कमजोरी जानी थी जिससे कि वह उन्हें आसानी से मार सके। बहुत टाइम बीत गया लेकिन इन्हें वह टॉक्सिन नहीं मिला जिससे यह एलियंस को आसानी से मार पाए। और इसी बीच डेविन और उसकी बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। डेविन की बेटी डेविन से कहती है कि भले ही आप हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं हमेशा आपका इंतजार करती रही और आपको यहाँ पर बुलाने का फैसला भी मेरा ही था, क्योंकि मैं चाहती थी अगर वैसे ना सही तो हम ऐसे तो मिल ही सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब आप इस मुसीबत से लड़ने के लिए मेरी हेल्प करें।
फिर डेविन बोलता है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी हर हाल में हेल्प करूंगा। डेविन की बेटी कहती है कि मैं चाहती हूँ जब यह टॉक्सिन बनकर तैयार हो जाए तो आप इसको अपने समय में ले जाएं, जिससे कि आप ज्यादा मात्रा में यह टॉक्सिन बनाकर फ्यूचर में भेजते रहे। और कुछ घंटे में वह टॉक्सिन बनकर भी तैयार हो जाता है और यह दोनों बहुत खुश थे। लेकिन इन दोनों की खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं थी, क्योंकि उस मादा एलियन की आंखें खुल चुकी है और वह बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिससे कि वह और एलियंस को बुला सके, और उसकी यह कोशिश कामयाब हो जाती है। इस आखिरी लैब में बहुत सारे नर एलियन हमला कर देते हैं। डेविन की बेटी चाहती है कि डेविन जल्दी से पास्ट में चला जाए, क्योंकि पास्ट में जाने वाली मशीन इस आखिरी लैब में ही थी, तो इससे पहले वह मशीन खराब हो जाए। डेविन को उसकी बेटी जाने के लिए बोलती है। डेविन इस हालत में अपनी बेटी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। बाकी के सभी लोग लड़ने में लगे थे और इन सब में डेविन की बेटी भी जख्मी हो जाती है। अब आखिरी बार टाइम मशीन एक्टिव होती है और डेविन पास्ट में चला जाता है। फ्यूचर में कोई इंसान नहीं बचा, वहाँ पर सब लोग मारे गए। प्रेजेंट टाइम में जब डेविन की आँख खुलती है तो उसके हाथ में वह टॉक्सिन होता है जो उसकी बेटी ने उसे दिया था। फिर डेविन को वही लड़की हार्ट मिलती है। डेविन उससे कहता है कि हमें यह टॉक्सिन ज्यादा मात्रा में बनाना होगा, जिससे कि हम इसे भविष्य में भेज सके। लेकिन हार्ट कहती है कि अब यह नामुमकिन है, क्योंकि भविष्य में जाने वाली मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए आप डेविन को भी उसके घर भेज दिया जाता है। डेविन की बेटी अभी छोटी है। अक्सर डेविन की आंखें रात में खुला जाया करती है और वह अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम में जाया करता, क्योंकि फ्यूचर में उसने अपनी बेटी की मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी और वह बहुत ज्यादा घबरा गया था। डेविन की यह हरकतें देखकर उसकी वाइफ सूजी को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह डेविन से इसका रीजन पूछता है। डेविन अपनी वाइफ को सारी बात बताता है कि हमारी बेटी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनेगी और उस पर तुम्हें बहुत गर्व होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और यह एलियंस पृथ्वी पर आए ही ना। सूजी इस पर कुछ सोचती है और डेविन से कहती है कि एलियंस ने पृथ्वी पर 2048 में हमला किया था। इसका मतलब वह पृथ्वी पर पहले से ही आ चुके थे और हमले की तैयारी कर रहे थे। इसलिए उन एलियंस को खत्म करने के लिए हमें उन एलियंस की तलाश फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी से करनी चाहिए। कहीं पर तो इनका ठिकाना होगा जहां से यह हमले की तैयारी कर रहे हैं। डेविन को अपनी वाइफ की बात कुछ ठीक लगती है। फिर डेविन अगले दिन फाइटर रोम से मिलने के लिए जाता है और रोम को सारी बात समझाता है। रोम ने एक एलियन का नाखून अपने पास रख लिया था। फिर यह दोनों साइंटिस्ट चार्ली के पास जाते हैं और चार्ली उस नाखून पर रिसर्च करने लगता है, तो पता चलता है कि उसे नाखून पर वोल्कानों की राख के निशान है, जो शायद चीन के हो या फिर कोरिया के। डेविन को यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि फ्यूचर में उसे मादा एलियन का घोंसला रूस में था। वह सोचता है कि चीन या कोरिया की यह वोल्कानो राख रूस में कैसे पहुंच गई। फिर डेविन को अपनी क्लास के उसी बच्चे की याद आती है जो वोल्कानो से रिलेटिव रिसर्च करता है। फिर यह लोग उसे बच्चों के पास जाते हैं। वह बच्चा बताता है कि कई 100 साल पहले यहाँ पर वोल्कानो विस्फोट हुआ था, जिसकी राख उड़कर रसिया में पहुँच गई होगी और वह बर्फ में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी बर्फ भी वहाँ पर वोल्कानो की राख बन गई। और हो सकता है यह एलियंस बहुत साल पहले ही यहाँ पर आ गए हो, लेकिन बर्फ की वजह से यह बाहर ना निकल पाए हो और जैसे जैसे वह बड़ा पिघलती गई वह एलियंस बाहर निकल गए। डेविन समझ जाता है कि वह एलियंस अभी भी रूस में ही है। वह यह बात लेकर सरकार के पास जाता है, लेकिन डेविन के पास कोई सबूत न होने की वजह से सरकार उसका साथ देने से मना कर देती है। फिर डेविन अपने साथ कुछ लोगों की मदद लेता है, जैसे कि उसके पापा चार्ली और फाइटर रोम, और फ्यूचर से आई हुई वही लड़की हार्ट की भी मदद लेता है। हार्ट अपने साथ कुछ फाइटर भी ले लेती है जिन्हें वह खुद लीड करती थी।
फिर यह लोग अपना सामान पैक करके रसिया पहुंच जाते हैं और बहुत दिन के बाद खोज करते हुए इन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और यह बहुत अजीब बात थी, हार्ट वहां पर ब्लास्ट करवाती है। ब्लास्ट होने के बाद इन्हें एक रास्ता मिल जाता है जो एक गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर आगे जाने के बाद इन्हें एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है और इसी यान से एलियंस धरती पर आए हैं और जैसे ही बर्फ पिघली कि यह एलियंस धरती पर अटैक कर देंगे, दो लोग बाहर रुक जाते हैं पहरा देने के लिए और बाकी के लोग गुफा के अंदर जाते हैं। जब यह लोग अंतरिक्ष यान देखते हैं तो उसका पायलट इन्हें दिखाई देता है जो मर चुका है। यह पायलट बाकी एलियन से थोड़ा सा अलग है। अभी इन लोगों को सब कुछ समझ आ रहा था। यह फाइटर एलियंस तो धरती पर आना ही नहीं चाह रहे थे और यह एलियंस केवल एक हथियार थे। अभी वह किसी चीज में बंद थे और सो रहे थे। डेविन कहता है कि इन्हें सोते हुए ही टॉक्सिन देकर मार देना चाहिए और यह ऐसा ही करते हैं। जब यह सोते हुए एलियंस को टॉक्सिन देना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से बाकी के एलियंस भी जाग जाते हैं। इसी सब में वह मादा एलियन भी जाग जाती है और इन सब पर वह अटैक कर देती है। उसे अंतरिक्ष यान को ब्लास्ट करने के अलावा अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रोम कहता है कि इस अंतरिक्ष यान पर रुककर बम ब्लास्ट मैं करूंगा, वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत कम है, मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसलिए मैं मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। रोम अपनी निशानी के तौर पर डेविन को वह एलियन का नाखून दे देता है और सब लोगों को गुफा से बाहर निकालने के लिए बोल देता है और अंदर खुद रुक जाता है। डेविन तो बाहर आ जाता है लेकिन बाकी के लोग अंदर शिप में ही रह गए थे। टाइम कम होने की वजह से रोम बम विस्फोट कर देता है और अब डेविन, उसके पापा और चार्ली ही बचे थे। डेविन के पापा कहते हैं कि उनमें से एक एलियंस यहाँ से भाग गया है जिसका पेट लाल था। डेविन समझ जाता है कि यह वही मादा एलियन है और यह लोग उसे मादा एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि अगर इन्होंने उसे मादा एलियन को नहीं मारा तो इनकी तबाही होने से कोई नहीं बचा सकता। इन्हें वह मादा एलियन दिख जाती है, यह उसे धोखा देते हैं जिससे कि यह लोग उसे आसानी से मार सके, लेकिन वह मादा एलियन डेविन के पापा को देख लेती है और उन पर अटैक करती है। फिर इन लोगों में फाइट हो जाती है। वह मादा जैसे ही इन पर अटैक करने वाली होती है तो डेविन अपनी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी से उस पर अटैक करता है जिससे मादा दूर जाकर गिरती है। एलियन मादा जैसे ही डेविन के पापा पर अटैक करती है, डेविन आकर उस पर इस नाखून से वार करता है जो उसे रोम ने दिया था। मौके का फायदा उठाकर डेविन के पापा उसकी आंख पर वार करते हैं जिससे कि मादा बौखला जाती है और तभी मौके का फायदा उठाकर डेविन टॉक्सिन मादा के पैर में डाल देता है, लेकिन मादा बहुत चालाक थी, वह फौरन अपना पर ही काट देती है जिससे जहरीला टॉक्सिन उसकी बॉडी तक ना जा सके। फिर मादा बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वह टेबल पर अटैक करने वाली ही होती है, लेकिन डेविन के पापा माता को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने लगते हैं जिससे कि मादा उनके बेटे को छोड़ दे। लेकिन डेविन अपने पापा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए डेविन पीछे से मादा पर अटैक कर देता है और इस नाखून से उस मादा को जख्मी कर देता है और उसके मुंह में वह टॉक्सिन भी डाल देता है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। फाइनली मादा मर जाती है। फिर कुछ दिन बाद न्यूज़ पर खबर आती है कि रूस में एलियंस का एक शिप तबाह कर दिया गया है और इसका क्रेडिट रूस सरकार को जाता है। फिर डेविन और उसके पापा अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर डेविन अपनी वाइफ और बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और यह लोग शांति से अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें रसिया के एक शहर मॉस्को को दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स नाम का एक आदमी और इलियाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दोनों लोग लेविशो नाम के होटल में ब्लाइंड डेट पर आए हुए होते हैं।
इलियाना को अलेक्स से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वह अलेक्स से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। फिर अलेक्स इलियाना से कहता है कि मिलिट्री में काम करता हूँ। इलियाना को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वह इतने महंगे रेस्टोरेंट को कैसे अफोर्ड कर सकता है, एक मिलिट्री मैन। तभी वह इलियाना से कहता है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है और वह लोग एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। मूवी के अगले सीन में पेरिस को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन लैंड करने वाला होता है। तभी वहाँ देखते हैं कि एरोप्लेन की पावर सप्लाई बंद हो जाती है और सभी पैसेंजर मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि पूरे पेरिस की पावर सप्लाई बंद हो जाती है और वहाँ के सभी लोग मर जाते हैं। और उसके बाद हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है और पूरी पृथ्वी की पावर सप्लाई बंद हो जाती है और वहाँ पर सबके सब लोग मर जाते हैं। सिर्फ ईस्टर्न यूरोप की एक जगह को छोड़कर वहाँ के सभी लोग अभी भी जिंदा होते हैं। फिर मूवी का सीन वहीं पर वापस आ जाता है, जिस होटल रूम में एलेक्स और इलियाना होते हैं। फिर एलेक्स खिड़की से बाहर देखता है कि सिक्योरिटी वाले ड्रोन एक ही जगह रुक गए हैं और हालात कुछ भी ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ ही मिनट में बहुत से लोग मर गए थे। तभी वह सब लोग होटल की लॉबी में जमा होते हैं, यह जानने के लिए कि हुआ क्या है। और वह सब लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं और न्यूज़ में बताया जाता है कि शायद ये सब कुदरती हो। पहले तो हमें लगा था कि यह टेररिस्ट अटैक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर बात तो यह थी कि हम लोगों का बाकी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया है। वहाँ के लोगों को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। फिर मूवी के अगले सीन में मेजर गोल्डबर्ग को दिखाया जाता है। वह अपनी टीम के साथ एक मिशन पर निकलते हैं और उनके साथ जेनिफर नाम की एक रिपोर्टर भी होती है, ताकि उनको कोई सबूत या कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वह उसे रिकॉर्ड कर ले। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ड्रोन भी भेजे थे, पर वह कोई भी काम नहीं आए। वह लोग रूस के इलाके में हैं, वहाँ पर भी ब्लैकआउट हो चुका होता है। यह टीम एक मिशन पर थी। वह पता लगाते हैं कि अचानक से पृथ्वी के लोग मरते क्यों जा रहे हैं। तभी वह सभी टीम के लोग वहां की एक मार्केट में जाते हैं और वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस मार्केट के हर एक लोग और हर एक जानवर मर चुके होते हैं। और यही नहीं, वह लोग वहां के एक अपार्टमेंट में भी जाते हैं तो देखते वहां पर भी कोई भी आदमी जिंदा नहीं होता है। फिर वहां पर उनकी टीम के एक मेंबर की आवाज आती है। तभी वह सब जल्दी वहां भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि वह सैनिक पर किसी ने हमला किया होता है और जिसने उस पर हमला किया था वह तब तक भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसने उसको मारा होता है वह आदमी तो नहीं है, क्योंकि वह उस अपार्टमेंट से कूदकर नीचे चला जाता है और उसको कुछ भी नहीं होता है। तभी वह सभी लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, पर उसको गोली का भी कोई असर नहीं होता है और वह वहां से गायब हो जाता है। जिसको उसने मारा उसका नाम साशा है। उसने भी उसको नहीं देखा। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दुनिया पूरी बदल चुकी थी और दुनिया के आधे से भी ज्यादा लोग मर चुके थे और वहाँ के लोग यह सोच रहे थे कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा और वहाँ की जनता बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। सिर्फ रसिया ही बचा था कि वह सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। वहाँ की सरकार लोगों को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वहाँ के लोग यही सोच रहे थे कि यह सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। मूवी के अगले सीन में वहाँ एक नागरिक को दिखाया जाता है जिसका नाम योरा है और उसकी माँ अल्जाइमर बीमारी है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है। तभी उसकी सरकार की तरफ से एक लेटर आता है। वह जॉब लेटर है, क्योंकि रूस को मिलिट्री की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग मारे जाते थे।
तभी वह लोग योरा को जॉब ऑफर करते हैं। योरा रसिया की सिचुएशन देखकर वह इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। योरा को जिस टीम में रखा जाता है उस टीम में एलेक्स भी था, जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वह सभी लोग बेस पर होते हैं, तभी वहां पर मिलिट्री के हाई रैंक के ऑफिसर आते हैं। मेजर रीजा और कर्नल मरीना उनको इस मिशन के बारे में बताते हैं। उनको बताती है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ब्लैकआउट हो चुका है, इसका मतलब यह है कि वहां पर सभी लोग मर चुके हैं और उन हिस्सों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और बताती है कि मॉस्को का कुछ हिस्सा जैसे बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड वहां पर अभी ब्लैक आउट नहीं हुआ है। और मैप में उस हिस्से को देखते हैं तो यह एक सर्कल की शेप का दिखता है, इसीलिए इसको लाइफ ऑफ सर्कल कहते हैं। और वह बताती है दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जहां पर अभी जाने नहीं गई है, सिर्फ इसी हिस्से में अभी लाइफ बची हुई है, बाकी दुनिया का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। और वह कहती कि हमें जानना है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। जहां जहां पर इंसान लोगों की मौत हुई वहां पर जाकर जांच की गई, तभी उनको पता चला कि उन इंसान के अंदर न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हुआ है और उनकी जान चली गई। न्यूरोटॉक्सिन दिमाग को खराब कर देता है, पर हैरानी की बात यह है कि न्यूरोटॉक्सिन खुद ह्यूमन बॉडी ही बनाती है। फिर मरीना उनको बताती है कि उनका अगला मिशन क्या है। वह कहती है कि हमें दुनिया के उन हिस्सों में जाना है जहां पर ब्लैक आउट हुआ है, वहां जाकर हमें साइंटिस्ट के लिए कुछ क्लू ढूंढने होंगे। और वह कहती है हमें मॉस्को के ब्लैकआउट वाले हिस्से में जाकर हमें कुछ रिसोर्सेस लाने होंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कमी हो गई है। उनसे कहती है हमें यह काम बहुत ही संभाल के करना होगा, क्योंकि हमने पहले बहुत सी टीम वहां पर भेजी है पर कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ है। सिर्फ ये हमारी आखिरी उम्मीद है। और वह सभी लोग मिशन के लिए रेडी हो रहे थे, तभी हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर आम लोग भी वॉलंटियर कर रहे हैं। और उस जगह पर इलियाना भी होती है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमला होने वाला होता है। फिर सभी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और अंधेरे की वजह से उन सैनिकों को ठीक से कुछ नहीं दिखाई देता है। पर बेस रूम से उनको मरीना कमांड कर रही होती और कहती है कि वह तुम्हारे करीब बढ़ रहा है और वह बहुत ही बड़ा है। तभी सैनिक लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है और वहां पर देखते हैं कि बहुत से लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी उनको यह पता चलता है कि रात में उन पर भालू ने हमला किया था। यह बात बहुत हैरानी वाली है, क्योंकि भालू बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। वह ये कैसे कर सकते हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और रात के इस हमले में एलेक्स और योरा दोनों ही बच गए होते हैं। एलेक्स के पैर में चोट लगी होती है, तभी उसकी मेडिकल की जरूरत होती है। फिर वहीं पर इलियाना आ जाती है और एलेक्स देखता है कि वह एक डॉक्टर है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं मरीना को बताती है कि जो लोग क्वारंटीन जोन में हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हैरानी करने वाली बात यह है कि उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है, जो उन लोगों के अंदर सेंसर लगा है। जिस तरह सेंसर सिग्नल को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही उन लोगों को भी कोई सिग्नल दे रहा है, जिसकी वजह से वह लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। और हमें जल्दी जानना होगा यह सिग्नल्स उनको कौन दे रहा है और कहां से आ रहे हैं। और फिर मूवी गाने सीन में साशा नाम का एक सैनिक दिखाया जाता है और वह हॉस्पिटल में होता है और उसको भी वही सिग्नल मिल रहे थे और वह अजीब अजीब हरकतें रहा था। यह सैनिक वही है जिस पर किसी ने हमला किया था उस अपार्टमेंट में। उसको बहुत से सपने आते हैं
और वह सपने में बहुत सारे इंसान और एक आदमी को बार बार देख रहा था, पर वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक लड़का होता है। उसका नाम रिचर्ड है। फिर वह लड़का उससे कहता है, मुझे यहाँ पर ईट ने भेजा है, और ईट के बारे में तो हमें मूवी का आगे का पता चलेगा कि यह कौन है। वह लड़का उससे बताता है कि पृथ्वी पर जो भी हमला हुआ है यह 3 स्टेज में होगा। पहले में पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा और सभी जिंदा चीजों की मौत। फिर दूसरे स्टेज में बाकी जिंदा लोग जो पहली स्टेज में बच गए उनको मार दिया जाएगा। फिर तीसरी स्टेज में बाकी सभी जिंदा लोगों के माइंड को काबू किया जाएगा और उनको कठपुतली की तरह उनका यूज किया जाएगा। लेकिन अगर साशा ये चाहे तो यह रोक सकता है। फिर साशा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है और फिर उस लड़के को वहां से जाने को कहता है। फिर उन लोगों की बातें सुनकर वहां पर सैनिक आ जाते हैं, पर सैनिक जब वहां पर आते हैं सिर्फ साशा को ही रिचर्ड दिख रहा होता है, बाकियों को नहीं। फिर वह रिचर्ड वहां से गायब जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि योर अपने मिशन के लिए निकलता है। तभी जेनिफर उससे कुछ सवाल पूछती है। तभी योरा बताता है कि मैं पहले एक कार ड्राइवर हुआ करता था, पर मुझे अब मिलिट्री में ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इस दुनिया को बचाना है। तभी वह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां की बिल्डिंग का हाल कुछ अजीब ही हुआ रहता है, और यह देखकर उनको पता चलता है कि स्टेज 3 चालू हो गया है। यहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए पागल से हो गए हैं और वहाँ की सरकार भी उनसे कह रही है, शांत रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और सरकार वहाँ के लोगों से कहती है कि हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वह लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उन सोल्जर की टीम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वह जल्दी से पूरे एरिया की छानबीन कर सके। एक टीम में योरा और जेनिफर होते हैं और उन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा था। उस टीम को टीम 7 के नाम से जाना जाता है और दूसरी टीम में अलेक्स होता है। और दूसरी टीम के एक सोल्जर को कंटेनर खोलते वक्त चोट लग जाती है। तभी वह टीम डिसाइड करती है कि इसको एक घर में ले जाए, और जब तक हम लोग यहाँ से इसको अकेला न छोड़े, जब तक कोई डॉक्टर की टीम इसको ठीक करने न आए। तभी दूसरे दिन उसे सोल्जर के पास है या ना पहुँच जाती है और उसकी चेकअप करती है तो वह कहती है इसकी चोट और भी ज्यादा फैल रही है, इसीलिए हमें इसको मॉस्को दोबारा वापस ले जाना होगा। वहीं दूसरी तरह टीम 7 एक बिल्डिंग के रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी योरा की नजर एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर पड़ती है और वह देखता है कि उसका डोर खुला हुआ है। फिर वह जेनिफर से वहां की रिकॉर्डिंग मांगता है। फिर मैं रिकॉर्डिंग में देखा है कि वह डोर उसमें बंद है। तभी वह डिसाइड करता है कि हमें वहां जाकर देखना है कि उस स्टोर में कोई है या नहीं। तभी वो लोग वहां जाकर देखते हैं और वहां पर कोई भी नहीं होता, पर फिर वह लोग उस स्टोर में एक ट्रैप बिछा देते हैं ताकि दोबारा उसे स्टोर में कोई आए तो वह वहीं पर फंस जाए। फिर वह पूरी टीम दोबारा उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर वह लोग वहीं पर इंतजार करते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी जो उन्होंने स्टोर में ट्रैप सेट किया हुआ था उसमें कोई फंस गया होता है। तभी वह लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं कि वहां पर कौन फंसा है। फिर योरा जेनिफर को एक प्लेयर गन देता है और कहता है अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसे चला देना। फिर वह लोग वहां पर जाते हैं और जेनिफर भी उनके साथ आती है ताकि वह हर एक बात को रिकॉर्ड कर पाए। फिर वह लोग वहां जाकर देखते हैं कि उस ट्रैप में एक बच्चा फंसा हुआ है और वो जख्मी हो गया है। तभी उसमें से एक सोल्जर उसको स्ट्रैप से छुड़ाने के लिए जाता है। तभी वह बच्चे को जैसे ही होश आता है
वह सोल्जर का चाकू लेकर उसको मार देता है। फिर वह टीम उस बच्चे को जान से मार देती है क्योंकि उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। तभी मूवी के अगले सीन में हमें वही हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां पर साशा नाम का एक सोल्जर एडमिट था और वह अस्पताल के बाहर बैठा होता है। तभी वह सोल्जर वहां पर उसी आदमी से मिलता है जो उसके सपने में बार बार आता था। फिर साशा घबरा जाता है। फिर वह आदमी कहता है कि मैं ईट जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। फिर वह आदमी उस सोल्जर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इन सबको जो दुनिया में हो रहा है रोक सकते हो। फिर वैसे ऊर्जा कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। तभी वह आदमी अपना फेस उसको दिखता है और कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूँ। तभी वहाँ पर कर्नल मरीना अपने ऑफिसर के साथ वहाँ पर आ जाती है। फिर वो लोग उस आदमी जैसे एलियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मरीना उससे कहती है कि तुम हमेशा रेंडर कर दो। फिर यहाँ पर क्या ही देखते हैं, उसके सारे सोल्जर ऑफिसर मरीना पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ईट ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। फिर ईट मरीना से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, और कहता है कि सिर्फ मैं ही तुमको इन सब से बचा सकता हूँ। फिर मरीना उस एलियन से पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तभी ईट बताता है कि तुम लोग हमें देवता कहते हो और बताता है मेरे ही जैसे लाखों और भी देवता पृथ्वी पर आने वाले हैं और तुम लोग उनको कभी भी नहीं रोक सकते। फिर मरीना क्या ही करती, वह उसकी बात मान जाती है। फिर ईट मरीना को बताने लगता है कि वह जहाँ से आया है उसे जगह का सूरज मरने वाला है। तभी हम लोग एक सोलर सिस्टम की खोज करने लगे और फिर हमें पता चला कि पृथ्वी हमारे लिए एक प्लेनेट है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। और बताता है इस सफर ले लिए हमें 2 लाख और भी साल लगने वाले हैं। और वह कहता है कि मैं और मेरा भाई पृथ्वी पर बहुत साल पहले आए थे और हमारा रीजन पृथ्वी पर आने का यह है कि हम पृथ्वी को अपने रहने के अनुकूल बना सके। और ईट बताता है अब तो हमारा स्पेस से बस आने ही वाला है। जब हम लोगों को पृथ्वी का पता चल था तब यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि कोई और ही रहा करता था। फिर हम लोगों ने ह्यूमंस का डीएनए अपने प्लेनेट से लेकर पृथ्वी पर लाया और हम ही लोगों ने तुम लोगों को बनाया है। पर तुम लोगों में हम लोगों जैसी शक्तियाँ नहीं है। पर तुम लोगों की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए हम लोगों को इंसानों को पृथ्वी से मिटाना पड़ गया। पर मैं नहीं चाहता था कि सभी लोगों को मार डालें क्योंकि यहाँ पर इंसान का रहने का भी हक है। पर मेरा भाई अब सारे इंसान को मिटाना चाहता है और मेरे भाई को रोकने के लिए सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और इसको रोकने के लिए मुझे साशा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब साशा आखिरी बार मेरे भाई से मिला था तब उन दोनों का बीच एक कनेक्शन बन गया था और अब सिर्फ साशा ही जानता है कि मेरा भाई कहाँ मिलेगा। फ्री मूवी के अगले सीन में हमें सोल्जर को दिखाया जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी पर बाकी जितने भी इंसान बचे हैं उन सबको उसका भाई कंट्रोल कर रहा है। और फिर उन लोगों के बीच जंग छिड़ जाती है क्योंकि उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी योरा जेनिफर को प्लेयर गन चलाने कहता है। फिर जब वह प्लेयर गन को चलती है तो देखी है कि आसमान में और भी प्लेयर गन दिखाई देती है। उसको देखकर तो यह लगता है कि हमारी सारी टीम्स को एक दूसरे की जरूरत है और इस समय कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। फिर योरा जेनिफर से और अपने बाकी सोल्जर से कहता है कि बिल्डिंग की छत पर आ जाओ। फिर योरा हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है और कहता है कि हम पर वहाँ के लोग हम पर हमला कर रहे हैं। फिर मरीना यह सुनकर उसको ईट की बात पर विश्वास हो गया कि उसका भाई ह्यूमंस के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी ईट मरीना से कहता है
कि अब हमें और भी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब ईट साशा और अपने साथी रिचर्ड के साथ वहां से निकल जाते और ईट साशा को बताता है कि हम लोग खम मारते नहीं थे जब तक कोई खुद उनको ना मारे। फिर ईट साशा के माइंड से अपने भाई की लोकेशन को ट्रैक करता है और उसको पता चल जाता है कि वह कहाँ है। तभी वहाँ पर मेजर रीजा आ जाता है और कहता है कि मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तमन्ना उनको समझता है कि अब आप हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है कि हम इस दुनिया को बचा पाए। फिर मूवी के अगले सीन में योरा अपने मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकलता है और रास्ते में उनको कोई भी दिखाता वो उनको मार डालते हैं। इसको देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है हम ये सही नहीं कर रहे हैं। तभी वह जेनिफर को याद दिलाता है कि कैसे उस छोटे बच्चे ने हमारे एक सोल्जर को जान से मार दिया और कहता है कि इन इंसानों का खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, इनको वह एलियन कंट्रोल कर रहा है और अगर हम इनको ना मारे तो यह हमको खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पर योरा पर हमला होता है और उसको चोट लग जाती है। तभी उसकी सोल्जर की टीम उसको एक गैराज में ले आते हैं और उनको वहाँ एक कार भी मिल जाती है। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईट और साशा बेस पर पहुंच जाते हैं। तभी साशा ईट से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वह मुझे ढूंढ लेगा। और फिर देखा जाता है उस बेस पर हमला होता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वह सब मारे जाते हैं और साशा भी उसमें मारा जाता है। पर अब तो क्या ही करना, क्योंकि ईट को तो उसके भाई की लोकेशन पता चल गई थी। फिर तभी मरीना ईट गन पॉइंट करती है और कहती है कि तुम यह सब जानते थे कि तुम्हारा भाई साशा को मार डालेगा। फिर ईट उससे कहता है हाँ मैं जानता था कि मेरा भाई साशा को मार डालेगा और वो कहता है कि यह ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर साशा हमारे साथ होता तो वह हम लोगों को भी मार देता, इसीलिए मैंने ही साशा को यह सब करने को कहा। फिर अगली सुबह योर और जेनिफर अलेक्स और इलियाना को ढूंढ लेते हैं। फिर अलेक्स उनसे कहता है कि हमारे पास भी अब ज्यादा सोल्जर नहीं बचे हैं और उनके पास रिसोर्सेस और गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। और फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि मेजर रीजा और उनकी टीम वहां पर आ जाती है और उनके पास थैंक्स और रिसोर्सेज भी थे। फिर उनको एक शहर से निकलना था और वह ईट को लेकर उसके भाई के पास जा रहे होते हैं, जहां से उसका भाई सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। और रेजा कहता है कि तुम्हारे भाई ने अभी तक हम लोगों को हमला नहीं किया। फिर ईट उनसे कहता है कि मेरे भाई को लगता है कि मैं बेस के हमले में मर गया, इसीलिए वह तुम पर हमला नहीं कर रहा है। फिर मैं आगे बढ़ाने होते और रास्ते में देखते हैं कि एक भारी भीड़ उनके सामने खड़ी होती है। फिर वह लोग उनको कुचलते और उनको मारते हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ईट योरा और कुछ सोल्जर के साथ आगे बढ़ता है और कुछ लोगों को नीचे उनको पहरा देने के लिए रख देता है। फीमेल हॉर्स बिल्डिंग में अंदर जाते हो देखते हैं कि वहां पर भी उन सिविलियंस उन पर हमला करते हैं, तो वह लोग उन सबको मारकर उसे बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर ईट का भाई वहां पर होता है। फिर योरा उसके भाई पर हमला करता है और उसका भाई उसको मारता है और वह नीचे गिर जाता है और उसका सामना नहीं कर पाता। फिर ईट और उसका भाई दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उसका भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी ईट उसके सीने पर से वह डिवाइस निकाल देता है। फिर योरा उठकर उसके भाई के सीने में ग्रेनाइट रख देता है और उसका भाई मर जाता है। फिर जितने लोगों को उसके भाई ने कंट्रोल किया होता है उसके साथ वो लोग भी मर जाते हैं। फिर ईट कहता है कि अब हमें उसे स्पेसशिप को रोकना होगा
जो पृथ्वी पर आने वाला है। अब दुनिया में सिर्फ इतने ही इंसान जिंदा है, तभी उन सोल्जर को भी जीने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि सारी इंसानियत तो मर ही चुकी होती है। फिर ईट उनको कहता है कि उनका मरना जरूरी था और कहता है, अगर मैं तुमको अकेले ही बचता तो तुम मुझे अपना मसीहा करने लगते और मैं तुम सब पर अकेले ही राज कर सकता था। पर मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी करी और वह सारी इंसानियत को मारना चाहता था ताकि वह उन एलियंस के लिए रास्ता बना सके। बात सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ईट उस सब को रोक सकता था और उन सब की जान को बचा सकता था। तभी रिचर्ड चाकू को उठाता है और ईट को मारने के लिए दौड़ता है। फिर वह उसके सामने से हट जाता है और भाई चाकू जाकर मरीना को लग जाता है और वह मर जाती है। फिर एलेक्स को गुस्सा आता है और वो भी ईट को करने के लिए दौड़ता है। तभी उसको योरा रोकता है और कहता है, सिर्फ ईट ही हमें बचा सकता है। फिर वो दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं। उनको रोकने के लिए जेनिफर उन पर शूट करती है। तभी गोली योरा को लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। तभी एलेक्स ईट क्यों पैटर्न पॉइंट करता है। फिर ईट उसके पापा के कई रूप ले लेता है और फिर वह कंफ्यूज जाता है कि रियल कौन है। पर रिचर्ड असली वाले ईट को जानता था। वह उसको पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर उस पृथ्वी पर सिर्फ जिंदा बचे इंसान में से एलेक्स, इलियाना, योरा और जेनिफर ही बचे थे। फिर वो लोग देखते हैं कि वह स्पेसशिप पृथ्वी पर आ जाता है। फिर वह लोग ईट के भाई वह डिवाइस को उठाकर उस शिप के पास जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांत माहौल था। तभी वो लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से एलियंस को देखते हैं जो उसे डिवाइस के जरिए जिंदा होने वाले थे। पर फिर वह देखते हैं कि वह एलियंस उसे डिवाइस के बिना ही जिंदा होने वाले होते हैं। फिर वह लोग उनके बोर्ड्स पर हमला करने लगते हैं। उनके पास इतने सारे रिसोर्सेस और गोली नहीं थी कि वह सबको मार पाए। तभी वो लोग वहां पर लगे ऑक्सीजन चैम्बर को काट देते हैं और उस चैम्बर के सभी एलियंस मारे जाते हैं। सर्वाइवल जल्दी से बच्चों के ऑक्सीजन चैम्बर के पास जाते हैं। होरोस्कोप मार नहीं पाते हैं। तब तक वह बेबी एलियंस अपने कैप से बाहर आ जाते हैं। फिर मैं उन मासूम एलियंस को मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह अपने हथियार वहीं पर डाल देते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोगों को एक एलाइन शिप को दिखाया जाता है। वह स्पेस से अर्थ की ओर बढ़ रही होती है। फिर उसके बाद हमको एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है। उस स्पेस स्टेशन में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वह साइंटिस्ट कुछ इंफॉर्मेशन अर्थ की ओर भेजने की कोशिश कर रही थी और वह लड़की देखने में बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको जान का खतरा है। उसी के दौरान वह किसी एक और साइंटिस्ट से बात भी कर रही थी और वह साइंटिस्ट उससे कह रहा था कि इसको यह इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचानी होगी। फिर उसके बाद वह साइंटिस्ट अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक की में रिस्टोर कर लेती है। फिर उसकी को अपने गले में डाल लेती है। फिर उसके तुरंत बाद ही उस स्पेसशिप पर एलियंस का हमला हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमको अर्थ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वह आम बच्चों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसको स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए बच्चे उसको गीक कहते हैं। इसीलिए कोई बच्चा उसे पसंद नहीं करता है। इसीलिए एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि मैं तुमको एक समर कैंप पर भेज रही हूँ जिसका नाम रिवॉक द वर्ल्ड है। एलेक्स की मॉम चाहती थी कि इस कैंप से वह लोगों से सोशलाइज हो और उनसे बातें करे और नए दोस्त बनाए।
एलेक्स की मॉम एक सिंगल पेरेंट थी, इसलिए वह चाहती थी कि वह अपने आप को कभी अकेला फील ना करे, क्योंकि एलेक्स के पापा एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे। अलेक्सा अपने पापा की याद में वह उनकी घड़ी हमेशा पहने रहता था। फिर मूवी के अगले सीन में एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन है। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उसे लड़की से कुछ सवाल पूछता है, क्योंकि वह जिसको अपना गार्जियन बता रही थी वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर वह आदमी जेन को अपना नीस बताता है। फिर वह ऑफिसर उसको जाने की परमिशन दे देता है। जब वह दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, फिर जेन उसको पैसा देती है और उसको कहती है, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम अब जाओ। यह देखकर तो ऐसा लगता है कि वह सही में उसका रियल गार्जियन नहीं था। इस काम के लिए जेन ने उसको पैसे दिए थे। जेन यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वह भी रिवॉक द वर्ल्ड जा पाए। और फिर मूवी के अगले सीन में एक और लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम डैनी है। वह भी रिवॉक द वर्ल्ड जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर मूवी के अगले सीन हम तीनों इन लोगों को कैंप में देखते हैं। वहाँ पर एलेक्स जेन से बात करने की कोशिश करता है। अर्जेंट उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर गैलेक्सी मॉम अलेक्स को हक करके वहाँ से जा ही रही होती है। तभी अलेक्स बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं। कप में बहुत सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर वहीं पर देखते हैं कि अलेक्स को एक जगह से जंप करने को कहते हैं, पर अलेक्स को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। कैंप के कोच उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, पर फिर भी एलेक्स ये नहीं कर पाता है। फिर वह वापस नीचे चला आता है। फिर उसे इंसिडेंट के बाद अलेक्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। फिर उसी रात एलेक्स जब वॉक कर रहा था, तभी वही उसके सामने फिर से जेन आ जाती है। वह दोनों एक ही ब्रिज पर खड़े रहते हैं, पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। फिर अगले दिन सुबह वहाँ के सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनको ट्रेनिंग के लिए गाइड किया जाता है। पर जेम को यह सब बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और जेन वहाँ से दूर चली जाती है। जेम को जाता देख वहाँ से अलेक्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जैन पोस्ट में बने लोकेशन पर पहुँच जाती है और सेन वहाँ पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर अलेक्स भी वहाँ आ जाता है और उसके पीछे पीछे डैनी भी वहाँ पर आ जाता है। डैनी एलेक्स की मदद करना चाहता था, क्योंकि अलेक्स बहुत अकेला फील कर रहा था और डैनी चाहता था कि वह किसी भी चीज से ना डरे, इसीलिए डैनी उसका डर खत्म करने के लिए डैनी एप्स को एक पहाड़ी के किनारे ले आता है और कहता है, देखो यह इतना भी डरावना नहीं है। पर अलेक्स वहाँ पर पहुंचकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी यहाँ देखते हैं कि उसके पीछे वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, जिसका नाम गैब्रियल है। वह डैनी को यह करने से रोकता है। अभी डैनी को देखकर वहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अपनी कराटे की स्किल को दिखाकर उसको डराना चाहता था, पर गैब्रियल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वह खुद डैनी को एक मुक्का मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। चारों लोग वहाँ पर एक साथ जमा होते हैं। वह चारों एक दूसरे से बात करने ही वाले होते हैं। तब तक आसमान में एक आवाज आती है और उसके तुरंत बाद ही उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। उसमें लिखा होता है कि वह जल्दी सब कैंप में वापस आ जाए, क्योंकि उन पर एलियंस का अटैक हो चुका है। फिर वह कर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वह चारों अपने समर कैंप के साइड दौड़ते हैं, पर जब वह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं और वहां से सब जा चुके होते हैं। फिर उन चारों को आसमान में एक एयरक्राफ्ट दिखता है
वह उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर वह लोग हार नहीं मानते हैं। फिर गैब्रियल उन सब को समझने लगता है कि हम लोगों को तुरंत ही रिवोकेबल जाना होगा। फिर जब वह लोग वहां पर पहुंचते हैं, तब वह देखते हैं कि वहां पर एक आदमी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। सब उनको छोड़कर वहां से जा चुके होते हैं। सभी बच्चे हैं अपने अपने फैमिली वालों को कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन के पास जाते हैं। फिर एलेक्स उनसे कहता है कि अब टेलीफोन काम नहीं करेगा क्योंकि ब्लास्ट होने की वजह से सारी टेलीफोन सर्विसेज बंद हो गई है। फिर वह सब वहां से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एलियंस और ह्यूमन के बीच में वार हो रही है, और यह देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वहां से वह भागने लगते हैं और उन सबके आगे एक ह्यूमंस का शिप उनके आगे गिर जाता है और उस शिप में से एक लेडी निकलती है। अबे लड़की की हेल्थ सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है और मरने ही वाली होती है। फिर एप्स को एक की देती है और कहती है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, और एलेक्स को कहती है इस की को तुम जेब्रियल फैसिलिटी में डॉक्टर फिल्डिन को दे देना। फिर वह लेडी उन लोगों को जब रियल फैसिलिटी का लोकेशन बता ही रही होती है, तभी वहां पर एलियंस का हमला हो जाता है और वह सब वहां से भाग जाते हैं। फिर वह एलियन उस लेडी को मार देता है। फिर वह एलियन के अंदर से एक और बेबी एलियन बाहर आता है और बच्चों के पीछे भागने लगता है। वह बच्चे भागकर एक बिल्डिंग में आ जाते हैं और वो बेबी एलियन भी उस बिल्डिंग में आ जाता है और मैं बेबी एलियन उन सब के सामने होता है। तभी वहां पर जेम की मदद से वह सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनके पीछे वो बड़ा वाला एलियन आ रहा होता है। फिर तभी एलेक्स और जेन दो एक वॉशरूम में छिप जाते हैं और दूसरी तरफ डैनी और गैब्रियल एक साथ छुपे होते हैं और वहां पर एक और आदमी भी होता है। उस आदमी के पीछे एक एलियन उसको मरने के लिए उसके पास आता है और वह एलियन उसे मार देता है। यह देखकर गैब्रियल और डैनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर डैनी और गैब्रियल को भी वह एलियन देख लेता है। फिर वह दोनों वहां से भागकर उस एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं जिस एयरक्राफ्ट से वह लेडी इंजीनियर निकली थी, और उस एयरक्राफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहां पर एलेक्स और जेन भी आ जाते हैं और वो लोग भी एलियन से बचकर वहां पर आए थे। तभी वहां पर एलियंस का हमला हो जाता है और गैब्रियल उस एयरक्राफ्ट के अंदर से इग्निशन के बटन को प्रेस कर देता है। तभी वहां पर एक हमला हो जाता है और वह बेबी एलियन मर जाता है। फिर तभी वह मदर एलियन अपने बेबी एलियन को मारते देख उन चारों के पीछे भागती है, उनको मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर एक ह्यूमंस का एयरक्राफ्ट आ जाता है और मदर एलियन को शूट करते हैं और वह मदर एलियन थोड़ी देर के लिए वह जमीन पर गिर जाती है। वह चारों लोग वहां पर उसे लड़के के लिए के वजह से ही फंस गए थे। तभी जेन बोलती है कि शांत रहो और तीनों को एक थप्पड़ लगती है और कहती है शांत रहो, हम यहाँ पर एक मिशन किए आए हैं, पहले उसे मिशन को पूरा करो। जेन कहती है कि हमें वह डिवाइस जेब्रियल फैसिलिटी तक पहुंचाना होगा। तभी वह तीनों उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जेन को फॉलो करने लगते हैं। फिर जेन उन तीनों से कहती है हमें कैंप में से साइकिल लानी पड़ेगी। तभी एलेक्स कहता है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। तभी वह तीनों एलेक्स की मदद करते हैं और उनकी हेल्प से एलेक्स साइकिल चलाना सीख जाता है। फिर जब एलेक्स आगे जा ही रहा होता है, फिर उसकी साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और वह गिर जाता है। तभी वह तीनों उसको बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि सामने पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
और वह यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में वह मदर एलियन जो जमीन पर गिरी हुई थी फिर से उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे सिटी में एक पुलिस स्टेशन के पास आते हैं और उसके अंदर जाते हैं और वह देखते हैं वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक लॉकर में एक कैदी पड़ा हुआ था और वह उन सब से कह रहा था कि मुझे यहाँ से छुड़ा लो। फिर डैनी उससे कहता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। फिर वह कैदी कहता है कि मेरा बच्चा मेरा बाहर वेट कर रहा है। फिर जेन कहती है कि हमें इसे फ्री कर देना चाहिए क्योंकि यह अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता है और मैं जानती हूँ कि बच्चे अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते। और वह फिर से जेनियल फैसिलिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में कमांडो की फौज दिखती है और वह सिटी को खाली करा रहे होते हैं। तभी वह बच्चे उनके पास पहुंचते हैं और एलेक्स उसकी डिवाइस को कमांडर को दे देता है और कहता है कि इसे जेब्रियल फैसिलिटी तक पहुंचा दीजिए। फिर उसके बाद वह कमांडर उन बच्चों को एक स्कूल बस में सेफली पहुंचा देता है। फिर उसके बाद रास्ते में एलियन एयरक्राफ्ट उन पर हमला कर देती है जिसमें वह कमांडर जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद वह कमांडर उसकी डिवाइस को जेब्रियल फैसिलिटी तक नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए कमांडर उसकी को एलेक्स को दे देता है। वह लोग रेडियो फोन को भी उठा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। वह सब वहां से निकलते हैं और जेब्रियल क्वालिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर यह सब लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर गैब्रियल कहता है कि यह तो वही जगह है जहां से हमने अपना सफर को शुरू किया था। फिर गैब्रियल उन सबको अपने घर में इनवाइट करता है ताकि हम सबको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। फिर गैब्रियल अपनी स्टोरी को सबको बताता है और कहता है कि मैं जेल से इस कैंप के लिए आया हूँ क्योंकि मैं जिस शॉप में काम करता था उस शॉप का मालिक मुझसे थोड़ा परेशान रहता था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसे शॉप के ओनर ने उसको जेल में डलवा दिया और उसकी मॉम को भी जब से निकलवा दिया। फिर वह सब बच्चे रात को सब एक साथ कमरे में सो रहे होते हैं। तभी उनको कुछ आवाज आती है तो वह सब उठ जाते हैं और वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो उनको वही आदमी मिलता है जिसको उन लोगों ने जेल से फ्री किया था और वह आदमी अलग से उसकी डिवाइस को मांगता है ताकि वह डिवाइस को बेचकर पैसा कमाए। पर एलेक्स उसकी डिवाइस को देने को मना कर देता है। तभी वह आदमी उसे जबरदस्ती करता है। फिर तभी वहाँ पर बेबी एलियन आ जाता है और उस बुरे आदमी को मार देता है। तभी गैब्रियल एक ट्रैप बिछाता है और इस ट्रैप में उस बेबी एलियन को फंसा देता है और वह बेबी एलियन पूल में गिर जाता है। फिर वह सब बच्चे हैं उसे जगह से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर गैब्रियल कहता है कि यह वही बेबी एलियन है जिसको हमने उस एयरक्राफ्ट से मार दिया था। इससे यह पता लगता है कि यह एलियन कभी भी मर नहीं सकते। पेरियार बिल कैसा है हम में से किसी एक लोग की वजह से है। वह एलियन हम सब के पीछे पड़े हैं और मैं फिर से आपसी में लड़ने लगते हैं। तभी डैनी अपनी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे आमिर समझते हो। इतना मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा भी दिवालिया हो चुके हैं। फिर तभी उन सब को एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस के मदद से उनको एक न्यूज़ पता चलती है कि जिस डॉक्टर फिल्डीन को हम लोग ढूंढ रहे हैं वह हमारे आसपास ही है। फिर वह सभी बच्चे एक मॉल में चले जाते हैं ताकि वह सब अपने कपड़े चेंज कर सके। तभी वहाँ पर जेन उनको अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। कहती है कि मैं खुद से ही अपने फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि वह लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं उनको छोड़कर यहाँ आ गई हूँ।
फिर यह सुनकर वह सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ के एनवायरनमेंट को सही करने के लिए जैन कहती है कि मुझे अब तुम लोग जैसे फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो मुझे कोई भी फैमिली की जरूरत नहीं है। फिर तभी वह सब एक कर में बैठकर जेंटियल फैसिलिटी की तरह बढ़ते हैं। तभी रास्ते में वही एलियन उनकी कर के ऊपर आ जाता है। फिर वह एलियन अपना एक टेंटाकल्स उस कर के अंदर डाल देता है। फिर तभी वह बच्चे उस कार में से खुद ही बाहर निकल जाते हैं, उस कर को ब्रिज की ओर छोड़ देते हैं और वह का अमृत से नीचे गिर जाती है और वह कर उसे एलियन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर तभी अलेक्स उन सब से कहता है कि वह की डिवाइस मुझे उसे कर में ही रह गई है जो ब्रिज से नीचे गिर गई है। तभी वह बच्चे सोते हैं कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। तभी डैनी उनसे कहता है कि मैं वह की डिवाइस को नीचे कार में से लेने जाऊंगा और वह उसमें सफल भी होता है। तभी वह एलियन डैनी के ऊपर हमला करता है, पर वह हार नहीं मानता है। डैनी वहां से निकलकर भाग जाता है और फिर वह बच्चे फाइनली जेब्रियल फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं। जब वह सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर सब मर चुके होते हैं और वह डॉक्टर फिल्डिन भी मर चुका होता है। फिर वह सब लोग जनरल से बात करते हैं और जनरल उन्हें पूरे वार की फोटोज को दिखाता है और कहता है कि अब शायद इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर अलेक्स जनरल को एक स्पीच सुनता है और जनरल यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर जनरल अलेक्स से कहता है कि उसकी डिवाइस के द्वारा तुम उस मदर एलियन के एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकते हो। और मैं अलेक्सा बताता है कि उसकी डिवाइस में बहुत से ऐसे कोड्स हैं, उसके द्वारा तुम इस दुनिया को बचाने में काम आ सकते हैं। और फिर वह बच्चे इस दुनिया को बचाने के मिशन को पूरा करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर अलेक्स को अपना टैलेंट को शो करने के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। फिर अलेक्स एक स्ट्रेटजी बनता है और जेन जैन को अपनी वॉच देता है और कहता है कि जाकर तुम जनरेटर को ठीक करो। और वह खुद ऊपर जाकर उसको कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने जाता है और फिर आगे जेन उस जनरेटर को ठीक कर चुकी थी और गैब्रियल ने भी उसकी डिवाइस को उस मशीन में लगा देता है। अलेक्स जब उसे मशीन को ठीक करने के लिए ऊपर ज्यादा होता है, तभी वह अपने डर को काबू करके ऊपर टावर पर चढ़ता है और उस मशीन को ठीक कर देता है और तभी वह देखता है कि वहाँ पर वह एलियन भी है। एलेक्स उस एलियन से बचने के लिए उस टावर की एक केबल की हेल्प से उस टावर के नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल को उसे मशीन को चालू करने के लिए एक कोड की जरूरत होती है, पर गैब्रियल को कभी आज तक एक भी नंबर से याद नहीं होते, इसीलिए वह बहुत डर जाता है और अगर उसने एक भी नंबर गलत डाला तो वह पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसमें डेजी उसकी हेल्प करता है और अपने ही खून से एक पेपर पर उस कोड को लिख देता है और उसकी मदद से गैब्रियल उसे डिवाइस को चालू कर देता है। तभी हम देखते हैं उसे डिवाइस के ऑन होते ही उसे सिस्टम से ऐसी लेजर निकल रही थी जिससे वह मदर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रही थी और दुनिया बचने वाली थी। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि अलेक्स जिस कमरे में है उस रूम में वही मदर एलियन आ जाता है। तभी अलेक्स फायर की हेल्प से उस एलियन को मार देता है और फिर दूसरी तरफ जेन और गैब्रियल उस लेजर को उस मदर एलियन एयरक्राफ्ट की तरफ एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वह एलियन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है और दुनिया बच जाती है। अब मूवी के एंड में एलेक्स अपनी मॉम से मिलती है और पूरी दुनिया उन चारों को हीरो मानती है और इसी तरह यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू। इस कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है। टॉम एक गेमर होता है और उसका मन पढ़ाई में कम लगता है
क्योंकि वह सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। एक गेमर को उसके गेम के कैरेक्टर इतनी पसंद आए कि वह टॉम के कैरेक्टर खरीदने के लिए रेडी हो जाता है और अच्छी खासी अमाउंट देने को तैयार हो जाता है। क्योंकि तुम बच्चा था, उसकी उम्र अभी 19 साल ही थी, इसलिए उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन वह अपने दादा का बैंक अकाउंट नंबर उस गेमर को सेंड कर देता है। टॉम उसे गेमर को अपना एक कैरेक्टर भेजता है और अच्छी खासी अमाउंट रिसीव कर लेता है और बैंक ले जाकर अपने दादाजी से वह पैसे निकलवा लेता है। उसके दादाजी भी हैरान हो जाते हैं कि एक कैरेक्टर बेचने से तुमने बहुत पैसे कमा लिए, फिर तुम और गेम खेलता है और कैरेक्टर्स बेचकर पैसे कमाने लगता है। उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं, जिसे वह एक लग्जरी गाड़ी खरीद लेता है और उसी गाड़ी से स्कूल में जाता है। प्रिंसिपल गुस्सा करता है और टॉम को डांटता है, लेकिन टॉम कहता है कि इस गाड़ी को यहाँ पर करने का कितना लोगे। यह सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा बड़ा भाई अच्छी पढ़ाई करके चीन में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और तुम भी उसके जैसे ही बनो। फिर दिखाया जाता है कि टॉम की एक गर्लफ्रेंड भी है। वह अपनी गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है और शाम को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है। उसके पास वह गाड़ी देखकर टॉम के पापा बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और तुम इधर उधर पैसे खर्च कर रहे हो। तो टॉम कहता है कि मैं यह पैसे ट्रेडिंग से कमाए हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम पर पैसे हैं तो तुम उन पैसों को अपनी पढ़ाई में खर्च करो, ना कि फिजूल खर्चों में। टॉम अपने पापा को समझता है और वह आगे पढ़ाई करने की सोचता है। वह एक एंट्रेंस एग्जाम देता है जिसमें वह फेल हो जाता है, क्योंकि सारा दिन तो टॉम गेम ही खेलते हैं, इसलिए पढ़ाई वह कर ही नहीं पाता। अब एडमिशन के लिए टॉम को 60,000 की जरूरत थी, लेकिन टॉम के पास जो पैसे थे उनसे उसने लैपटॉप और कुछ अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर खरीद लिया था। अब उसके पास 10,000 रुपए ही है। फिर टॉम और गेम खेलने का सोचता है और जैसे ही वह अपनी आईडी ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि उन लोगों ने उसका गेम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि उन लोगों का रूल था कि टॉम उन्हीं के कैरेक्टर्स बेचे, लेकिन टॉम ने रूल तोड़कर अपने कैरेक्टर बेचने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने टॉम का अकाउंट डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर टॉम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह एक शॉप पर जाता है जहाँ से उसने डीवीडी प्लेयर खरीदी थी। उसे शॉप ओनर ने कहा था कि फिलहाल सस्ते दाम पर डीवीडी प्लेयर बिक रही है। टॉम उसे आदमी से डीवीडी प्लेयर खरीद लेता है और खुद का बिजनेस करने का सोचता है, लेकिन जब टॉम डीवीडी को घर लेकर जाता है तो उनके कुछ पार्ट्स टूट रहे होते हैं। तुम वापस शॉप पर जाता है और डीवीडी के बारे में बताता है। शॉप का ओनर कहता है कि सस्ते दाम पर तो ऐसी ही डीवीडी मिलेगी। टॉम शॉप ओनर से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन वह ओनर टॉम को डांट कर भगा देता है। टॉम के पास पैसे नहीं है, इसलिए वह उदास हो जाता है। जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में उसके पापा मिलते हैं। वह अपने पापा को लिफ्ट देता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें अगर डीवीडी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन टॉम मना कर देता है। लेकिन टॉम के पास पैसे होते ही नहीं है, इसलिए टॉम रात को अपने पापा का एक लॉकेट चुरा लेता है और सुबह को बेचने के लिए जाता है। टॉम से दुकानदार कहता है कि इस लॉकेट के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ही दे सकूंगा, यह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने पढ़ाई करने के लिए बोला है, इसलिए मैं तुम्हें इस लॉकेट के बदले 1 लाख रुपए दूंगा। असल में वह लॉकेट बहुत महंगा था, लेकिन दुकानदार उसका उल्लू बना देता है। तुम उनमें से कुछ पैसों से हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। क्लास में उसका मन नहीं लग रहा होता, इसलिए वह उठकर एक फूड शॉप पर चला जाता है, जहां पर एक मशीन स्वीट बना रही थी। टॉम को वह मशीन बहुत पसंद आ जाती है और वह अपने बचे हुए पैसों से वह मशीन खरीद लेता है। उसके पेरेंट्स पहले के जैसे उसे सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अब
तुमने मशीन तो ले लिया, लेकिन इस मशीन से खाना कैसे बनाया जाता है यह टॉम को नहीं पता। फिर टॉम मार्केट में जाता है और उसे स्वीट को बनाने का तरीका सीखता है। फिर घर जाकर टॉम वैसे ही बनता है और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। उसके पेरेंट्स को भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर टॉम अपने घर के पास एक मॉल में शॉप रेंट पर लेता है। जब टॉम स्कूल में जाता तो शॉप दादा चलाते हैं, लेकिन टॉम को बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं पता होती, इसलिए टॉम एक भीड़ भाड़ के इलाके में जाता है जहां पर लोग अपनी सेल डिस्काउंट पर करते हैं। टॉम सारे पॉइंट नोट कर लेता है। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, लेकिन टॉम बहुत बिजी होता है, उसे इग्नोर ही कर देता है। टॉम के दादा की कॉल आती है और वह कहते हैं कि बेटा सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। तुम उसे मॉल में शॉप चेंज कर लेता है, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। टॉम को यकीन था कि एक न एक दिन तो मेरा बिजनेस चलेगा, तो स्कूल में एग्जाम देता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा क्योंकि उसका पूरा फोकस शॉप पर है। तभी एग्जाम के बीच में दादा की कॉल आ जाती है, क्योंकि एग्जाम में फोन की रिंगटोन अलाव नहीं थी, इसलिए टीचर टॉम को डांट देती है। लेकिन टॉम बिजनेस को चुनता है और एग्जाम हॉल से बिना कुछ बोले चला जाता है। जब टॉम दादा के पास जाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी शॉप पर बहुत भीड़ लगी हुई है और सेल इतनी होने लगी है कि इन्हें 3 मशीन और खरीदनी पड़ जाती है और काम पर वर्कर्स भी रखना पड़ जाते हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि उनकी मशीन के धुएं से मॉल की छत खराब हो रही है। मॉल का मैनेजर टॉम से कहता है कि यह छत टाइम रहते ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हारा शॉप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। रात को जब कस्टमर नहीं आते हैं तो टॉम छत पर पेंट करने लगता है और उसकी माँ भी हेल्प करने लगती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है और कहता है कि मुझे मॉल बंद करना पड़ेगा, इसलिए यह काम तुम अब सुबह करना। घर जाते हुए टॉम की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा पर इतना कर्ज हो गया है कि हमें अब चीन जाना पड़ेगा, लेकिन टॉम मना कर देता है। फिर उसकी माँ रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी वहाँ पर। फिर टॉम मान जाता है। अगले दिन जब यह लोग फ्लाइट का इंतजार करते हैं तो टॉम अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई और बिजनेस छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। फिर टॉम के पापा फोर्स नहीं करते और वह टॉम को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। माल पहुंचाने के बाद टॉम को पता लगता है कि रात जो उसने पेंट किया था वह दूसरी शॉप पर टपक जाता है, जिससे उनकी शॉप का सामान खराब हो जाता है। मैनेजर को गुस्सा आता है और वह टॉम का शॉप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। फिर तुम दुखी होकर घर जाता है तो घर पर एक नोटिस आता है कि अगर टाइम पर कर्ज नहीं चुकाया तो उनका घर जब्त कर लिया जाएगा। तो हम बहुत उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह टॉम को डांटने लगती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन टॉम उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि टॉम बहुत परेशानी में है, इसलिए वह उसे तसल्ली देती है। फिर टॉम उसे सारी बात बताता है। सोनिया हाल कि मैं अपनी फैमिली के साथ चीन से आई है और वह चीन से एक स्वीट्स लाई है। जब टॉम उसे खाता है तो उसका टेस्ट टॉम को बहुत पसंद आता है। फिर टॉम के मन में एक नया बिजनेस आइडिया आता है कि अभी यहाँ पर यह स्वीट नहीं आया है, इसलिए क्यों ना इसी का बिजनेस किया जाए। टॉम अपनी सारी मशीन बेचकर उन स्वीट को बनाने का मटेरियल खरीद लेता है, लेकिन वह टेस्ट नहीं आ पाता। फिर एक दिन टॉम के दादा फिसल कर गिर जाते हैं। टॉम जल्दी से उन्हें अस्पताल में एडमिट करता है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। अब सारा काम घर पर टॉम को अकेले ही करना पड़ रहा है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उन स्वीट में चीन वाला टेस्ट नहीं आता। अगले दिन जब टॉम उठता है तो वह एक स्वीट फ्राई करता है जो कि रात में बारिश में भीग गई थी, और जब टॉम उसे खाता है तो वह बहुत ही टेस्टी होती है। टॉम समझ जाता है
कि इन स्वीट को थोड़ी नमी चाहिए तभी इनमें टेस्ट आएगा। फिर टॉम इस मॉल में एक शॉप फिर से रेंट पर ले लेता है और फिर से वह और उसके दादाजी शॉप चलानी स्टार्ट कर लेते हैं। उसकी चीन की स्वीट का इतना अच्छा टेस्ट था कि उनकी अच्छी सेल होने लगी। एक दिन टॉम जब अपने पापा से बात करता है तो वह कहता है कि पापा, आपका कर्ज ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन ही तो होगा, वह मैं उतार दूंगा। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मेरे पास 40 मिलियन का कर्ज है। यह सुनकर टॉम तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और गाने सुनने लगता है। उसकी एयरफोन खराब हो जाती है तो वह दुकान से और फोन लेने के लिए जाता है। वहाँ पर वह एक कंपनी का लोगो देखा है जो बहुत ही फेमस था। टॉम सोचता है कि मैं अपना प्रोडक्ट इस कंपनी के पास ले जाऊं तो मेरी और अच्छी सेल होगी और बिजनेस अच्छा चलेगा। अगले दिन टॉम यही करता है। वह उसे कंपनी में अपनी स्वीट लेकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। काफी टाइम वेट करने के बाद टॉम उसे कंपनी की मैनेजर से मिलता है। मैनेजर जब टॉम का प्रोडक्ट देखी है तो वह कहती है कि तुम्हारे प्रोडक्ट की पैकिंग अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए वह उससे डील करने से मना कर देती है। टॉम उदास हो जाता है, फिर बाहर आता है और एक पैकिंग करने वाले स्टोर पर जाकर अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव करने वाली पैकिंग करता है। फिर टॉम जब ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि दूसरे लड़कों को डेट कर रही है। यह देखकर टॉम बहुत उदास हो जाता है। फिर टॉम उसे मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वह मैनेजर उसे टाइम ही नहीं दे पा रही थी, इसलिए शाम को टॉम अपना प्रोडक्ट एक सिक्योरिटी गार्ड को देखकर चला जाता है। उसे कंपनी के एम्प्लॉय जब उसके स्वीट का टेस्ट लेते हैं तो एक एक करके सारे पैकेट खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। एक ही स्वीट का पैकेट बचता है जिसे मैनेजर खा लेती है और उसे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वह टॉम को बुलाती है और इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री देखने आऊंगी और मुझे 1 महीने में 72,000 पीस चाहिए। टॉम खुश तो हो जाता है, लेकिन उसके पास तो कोई फैक्ट्री होती ही नहीं। वह तो अपने घर के पीछे गैलरी में अपना सामान बनाकर तैयार करता है। फिर टॉम बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, लेकिन उसकी उम्र कम है इसलिए उसे लोन नहीं मिल पाता। लेकिन वह अपनी लग्जरी कर बेचकर एक छोटा सा स्टोर रेंट पर ले लेता है। फिर वहाँ पर अगले दिन कंपनी की मैनेजर आती है। वह कहती है कि फैक्ट्री इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो, इसलिए मैं कंपनी के लोगों से बात करके तुम्हें बताऊंगी। अगले दिन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाता है। टॉम और उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं और उन्हें 1 महीने में 72,000 पीस तैयार करने होते हैं। 1 महीने की मेहनत के बाद टॉम अपना ट्रक लोड करता है और दादाजी के गले मिलता है, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा उसे पर विश्वास नहीं कर रहे थे तब दादाजी ने ही उसे पर विश्वास करके उसे सहारा दिया था। फिर वह कंपनी के स्टोर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह लेट हो जाता है। फिर वहाँ का गार्ड गेट बंद कर देता है और उसे अंदर आने के लिए मना करता है। टॉम रोता है और कहता है कि मेरी 1 महीने की मेहनत है, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। गार्ड पिघल जाता है और टॉम का ट्रक फैक्ट्री में अंदर ले लेता है। टॉम बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा को फोन करके वापस अपने देश बुला लेता है और अब टॉम का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म हो जाती है।